नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष की प्राणीशास्त्र की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने पैरामीशियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा की थी। आज हम पैरामीशियम के पार्ट 2 इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हमारे पास जो आउटलाइन है वो इस प्रकार है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म देखेंगे। साइटोप्लाज्म को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। उसके पश्चात इसके एक्टोप्लाज्म में निलंबित इंफ्रासिलरी सिस्टम को देखेंगे। इंफ्रासिलरी सिस्टम का निर्माण बेसल बॉडीज और काइनेटोडेस्मेटा से मिलकर के बना होता है और इसके साथ ही तीसरी स्ट्रक्चर जो एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है वो ट्राइकोसिस्ट कहलाती है, उसका अध्ययन करेंगे। एंडोप्लाज्म में हम देखेंगे न्यूक्लियस। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि पैरामीशियम में जो केंद्रक होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के होते हैं। बड़े आकार का मैक्रोन्यूक्लियस और छोटे आकार के माइक्रोन्यूक्लियस का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही पैरामीशियम जिस जल में रहता है उसकी सांद्रता इसके कोशिका द्रव्य की तुलना में कम होने के कारण निरंतर इसमें जल प्रवेश करता रहता है और जल को बाहर निकालने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की युक्ति पाई जाती है जो संकुचनशील धानियों के माध्यम से बनी होती है। इसका जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्टाइल अपैरेटस कहलाता है, उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इसके न्यूट्रिशन में बनने वाली फूड वैक्यूल्स का और लास्ट में साइटोपाइगी या साइटोप्रोक्ट जिसे कहते हैं। ये एक डेफिनिट लोकेशन होती है जहाँ से इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बाहर की ओर डिस्चार्ज किया जाता है। इन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म से चालू करते हैं। पैरामीशियम का ये बाहर की सरफेस का डायग्राम है जिसमें पेलिकल, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन और इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसके कोशिका द्रव्य को देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को देखने के लिए हमें वापस ये है साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन। पैरामीशियम के भीतर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म जो है पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ होता है और ये स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित होता है। बाहर का पोर्शन जिसे कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म कहते हैं और अंदर के पोर्शन को मेडुला या एंडोप्लाज्म कहा जाता है। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो परिधीय होता है, सकरा होता है, स्वच्छ होता है और इसी भाग में इसका इंफ्रासिलरी सिस्टम जो है और ट्राइकोसिस्ट दोनों पाई जाती है। एंडोप्लाज्म वाला पोर्शन जो होता है पैरामीशियम की स्ट्रक्चर में, यदि हम एंडोप्लाज्म को देखें तो एंडोप्लाज्म इसका केंद्रीय भाग होता है, कर्णदार होता है। बड़ा अधिकांश पोर्शन एंडोप्लाज्म के द्वारा बना होता है। यह अर्ध तरल पोर्शन होता है, इसे मेड्यूला भी कहते हैं। एंडोप्लाज्म में अनेक संरचनाएं निलंबित होती है। इन संरचनाओं को देखने के लिए हम पीछे वाली 2-4 स्लाइड ले चलते हैं आपको। ये पैरामीशियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम में हमने देखा था। इसी को अंदर से देखें तो इस पेलिकल के अंदर की ओर ये लाइन वाली जो संरचनाएं हैं ये ट्राइकोसिस्ट है और ये वाला भाग जो पोर्शन है स्वच्छ पोर्शन एक्टोप्लाज्म है और ये अंदर वाला एंडोप्लाज्म है। इस एंडोप्लाज्म में जो निलंबित संरचना है उनको यदि हम देखें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा गोल्जी काय, राइबोसोम्स, क्रिस्टल्स, संचित भोज्य पदार्थ आदि संरचना इसमें पाई जाती है। एक पैरामीशियम कॉर्डेटम का डायग्राम है, लेकिन पैरामीशियम बर्सेरिया को यदि हम देखें तो पैरामीशियम बर्सेरिया के एंडोप्लाज्म में जूक्लोरेला नामक एल्गी पाई जाती है और ये जूक्लोरा नामक एल्गी इसके साथ सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करती है।
ये जूकुलोरा एल्गी के अलावा इसी के एंडोप्लाज्म में केंद्रक पाया जाता है। दो केंद्रक होते हैं, एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक इसमें पाए जाते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम में। इसके आगे वाले सिरे पर और पीछे वाले सिरे पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल और उसे घेरे हुए रेडियल केनाल्स पाई जाती है और यह फूड वेक्यूल जो है इसमें बनती हुई पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्म की संरचनाओं को हमने देख लिया। साइटोप्लाज्म की संरचनाओं को देख लेने के पश्चात हम अब आ जाते हैं इसके इंफ्रासिलियरी सिस्टम। हमने कहा था कि पैरामीशियम की जो पेलिकल होती है उसको यदि हम बाहर से देखें तो उस पर अनेक षटभुजीय और पंचभुजीय उभार पाए जाते हैं। इन षटभुजीय और पंचभुजीय उभारों के बीच में सेंटर में सर्कमसीलियरी स्पेस पाया जाता है जहाँ से सीलिया उद्गमित होता है या बाहर निकला हुआ होता है। सीलिया का उद्गम अंदर की ओर, ये एक सीलिया है, इसका अंदर की ओर का उद्गम जो है बेसल बॉडी के द्वारा होता है। बेसल बॉडीज से अंदर की ओर एक फिलामेंट निकला हुआ होता है। इस फिलामेंटा को काइनेटोडेस्मा कहते हैं। काइनेटोडेस्मा के बहुत सारे फिब्रिल मिलकर के काइनेटोडेस्मेटा का निर्माण करते हैं। पहले बात करते हैं इस बेसल बॉडी की। बेसल बॉडी का जब अध्ययन हमने सीलिया का अध्ययन करा था तब अब भी हमने अध्ययन करा था कि सीलिया की संरचना में 2 केंद्रीय और 9 परिधीय तंतु पाए जाते हैं। केंद्रीय तंतु सीलिया के समाप्त होने के साथ ही सीलिया का जो ओरिजिनल स्तन है उससे पहले ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु जो परिधीय तंतु है 9 परिधीय तंतु, इन 9 परिधीय तंतु बेसल बॉडी में आ जाते हैं और बेसल बॉडी में ये ट्रिपलेट संरचना बनाते हैं। तो 9 ट्रिपलेट संरचनाएं बेसल बॉडी या अधरी काय में पाई जाती है। बेसल बॉडी को बेसल ग्रेन्यूल्स, बलिफेरोब्लास्ट और काइनेटोसोम भी कहा जाता है। अब इन बेसल बॉडी से निकलने वाले जो फिब्रिल्स हैं, इन फिब्रिल्स को हम काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। ये पूरा का पूरा बंडल जो है अंदर एक्टोप्लाज्म में निलंबित संरचना, ये काइनेटोडेस्मेटा कहलाती है। काइनेटोडेस्मेटा जो होती है वो एक्टोप्लाज्म में निलंबित रहती है और ये तंतुओं की बनी होती है। इनको काइनेटोडेस्मल फिब्रिल्स कहा जाता है। काइनेटोडेस्मल फिब्रिल्स जो होते हैं काइनेटोसोम से निकलते हैं, यानी बेसल बॉडी से अंदर की ओर निकलने वाली संरचना है। इस सिरे पर ये मोटी होती है, किंतु जो जो पीछे की हो जाती है त्यों पतली होती जाती है, टेपरिंग होती जाती है और अंतिम सिरा पर जाकर के समाप्त हो जाती है। एक जो काइनेटोडेस्मल फिब्रिल होता है वो 5 जो है बेसल बॉडी तक को कवर करता है। इसीलिए यदि काइनेटोडेस्मेटा में हम संख्या देखें फिब्रिल की तो स्थायी रूप से 5 होती है, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ से आगे चलेगा तो एक समाप्त हो जाएगा, नया ऊपर से आ जाएगा। तो स्थायी रूप से काइनेटोडेस्मेटा में इन फिब्रिल्स की संख्या जो है कितनी बनी होती है, 5 बनी रहती है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि एक काइनेटोडेस्मल फिब्रिल 5 बेसल बॉडीज या काइनेटोडेस्मेटा से आगे नहीं पहुंचता है, इसलिए इसमें तंतुकों की संख्या स्थायी रूप से 5 बनी रहती है। एक अनुदैर्घ्य पंक्ति में व्यवस्थित जो बेसल बॉडीज होती है या काइनेटोडेस्मेटा होती है, ये मिलकर के एक इकाई का निर्माण करते हैं। अनुदैर्घ्य पंक्ति में स्थित बेसल बॉडी के साथ निकले हुआ काइनेटोडेस्मल का फिब्रिल मिलाकर के एक सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम को काइनेटी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है काइनेटी का तंत्र जो होता है अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण लिए होता है और इंफ्रासिलियरी सिस्टम का ये जो प्रतिरूप है ये प्रोटोजुआ की संरचना विकास में सहायक रहता है। यदि एक काइनेटी स्पेसिफिक होती है जो इसमें मुख के विकास के लिए उतर रही होती है, यदि उस काइनेटी के सिस्टम को हटा दिया जाए तो उन पैरामीशियम में मुख का विकास नहीं होता है। इसके अलावा एक्टोप्लाज्म में दूसरी जो निलंबित संरचनाएं हैं वो कहलाती है ट्राइकोसिस्ट। ये संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है, बोतलनुमा संरचनाएं ट्राइकोसिस्ट कहलाती है। ये अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट हैं। ट्राइकोसिस्ट एक विशेष प्रकार की छड़ के तुल्य संरचना या अंगक होते हैं, अंडाकार अंगक होते हैं जो बेसल बॉडी या काइनेटोसोम के साथ में एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। काइनेटोसोम ट्राइकोसिस्ट, काइनेटोसोम ट्राइकोसिस्ट। इस प्रकार काइनेटोसोम और ट्राइकोसिस्ट आपस में एक दूसरे के एकांतरित क्रम में स्थित होते हैं।
ट्राइकोसिस्ट इसकी जो पेलिकल है उसके साथ समकोण बनाती है। ये इधर से ये समडिग्रह कोण, ये समकोण पर व्यवस्थित रहती है। पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट को सबसे पहले एलिस नामक वैज्ञानिक ने देखा। एक अति छोटे ट्राइकोसिस्ट की जो संरचना होती है, आकार जो होता है वो लगभग 4 म्यू का होता है। तो प्रत्येक जो ट्राइकोसिस्ट है, इस ट्राइकोसिस्ट के स्ट्रक्चर को यदि हम और देखें, लाइट आगे चली गई है, वापस पीछे लाना पड़ेगा आपको। ये पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम की सारी ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज होने के पश्चात एक ट्राइकोसिस्ट की संरचना को यदि हम देखें तो उसमें 2 संरचना पाई जाती है। एक ट्राइकोसिस्ट का शाफ्ट होता है और दूसरा इसका स्पाइक होता है। स्पाइक के ऊपर एक कैप लगी हुई होती है। ट्राइकोसिस्ट की जो शाफ्ट है उसमें द्रव पदार्थ भरा होता है, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। ये मैट्रिक्स ट्राइकिनिन नामक रेशेदार प्रोटीन की होती है। लेकिन जब ये ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज हो जाती है तो ये ट्राइकिनिन के जो रेशे होते हैं वो फैल जाते हैं और एक अनुप्रस्थ स्ट्रिएशंस का निर्माण करके शाफ्ट को लंबा कर देते हैं। ये विसर्जित, ये ट्राइकोसिस्ट अनडिस्चार्ज है। जब विसर्जित हो जाएगी ट्राइकोसिस्ट तो इसकी शाफ्ट लंबी हो जाएगी और इसमें रेशेदार ट्राइकिनिन प्रोटीन के रेशे बन जाएंगे और ऊपर का जो कैप है हट जाता है और इसका स्पाइक जो है वो खुल जाता है। वास्तव में जो ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जब ये जीवाणु को खाता है तो ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज हो जाती है और ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज होने के पश्चात पैरामीशियम को इसके आधार तल पर रोके रखने का कार्य करती है। यानी कि ट्राइकोसिस्ट किसी आधार तल पर रोकने या चिपकने का कार्य करती है। किसी भी उद्दीपन, यांत्रिक हो, रासायनिक हो या विद्युत उद्दीपन के माध्यम से ट्राइकोसिस्ट का विसर्जन हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाती है और डिस्चार्ज होने में कुछ ही मिली सेकेंड लगते हैं। पूर्ण रूप से जब ट्राइकोसिस्ट विसर्जित हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाती है तो इसका शाफ्ट लंबा हो जाता है, कैप हट जाता है और बाहर की ओर यह स्पाइक जो है बाहर की ओर निकल जाता है। हमने कहा था ट्राइकोसिस्ट का जो आकार है वो 4 म्यू का होता है अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट का, लेकिन ट्राइकोसिस्ट जब डिस्चार्ज हो जाती है तो इसके शाफ्ट सहित इसकी लंबाई जो है लगभग 40 म्यू के आसपास हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये जो 4 से 40 म्यू तक ट्राइकोसिस्ट के शाफ्ट का आकार बढ़ने की क्रिया जो होती है वो ट्राइकिनिन प्रोटीन के रेशों के बढ़ने के कारण होती है। ट्राइकोसिस्ट के बाद में अब हम आ जाते हैं इसके एंडोप्लाज्म पर। एंडोप्लाज्म वाला जो पोर्शन होता है उस एंडोप्लाज्म में केंद्रक पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक के बारे में हमने कह दिया कि पैरामीशियम जो होता है हेट्रोकाइनेटिक होता है। हेट्रो मीन्स विषम, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये विषम केंद्र के प्राणी है। विषम केंद्र के प्राणी इसलिए है कि इसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं वो केंद्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक केंद्रक होता है छोटे आकार का, इस छोटे आकार के केंद्रक को माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, और दूसरा बड़े आकार का जो वृक्क के सदृश केंद्रक होता है उसको गुरु केंद्रक या मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। चूंकि यह डायग्राम पैरामीशियम कॉर्डेटम का है और पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम ओरिलिया की जब हम बातें करेंगे तो हमने बता दिया था कि पैरामीशियम में ओरिलिया में एक मैक्रो न्यूक्लियस और 2 माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम मल्टी माइक्रोमेटम में एक मैक्रो न्यूक्लियस और कई माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु केंद्रक की। गुरु केंद्रक बड़े आकार का केंद्रक होता है। इसकी आकृति वृक्क के समान होती है। केंद्रक कला इसमें अस्पष्ट होती है। गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से यह बहुगुणित केंद्रक होता है और इसमें अधिक मात्रा में क्रोमेटिन पदार्थ
और केंद्रिकाएं पाई जाती है। अपेक्षाकृत इसमें डीएनए की मात्रा भी अधिक होती है। इस केंद्रक का कार्य पेरियामीशियम की जो कायिक, सोमेटिक या वेजिटेटिव एक्टिविटीज है उसको नियंत्रित करने का होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि कोशिका की प्रतिदिन की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य गुरु केंद्रक यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस करता है। मैक्रोन्यूक्लियस की उत्पत्ति जो होती है वो माइक्रोन्यूक्लियस से ही होती है। गुरु केंद्रक लघु केंद्रक से ही व्युत्पत्तित होकर बनता है। लघु केंद्रक जिसे हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटे आकार का केंद्रक होता है जो मैक्रोन्यूक्लियस पर बने हुए एक डिप्रेशन में फिट रहता है, गोलाकार होता है। इसके चारों ओर स्पष्ट केंद्रक कला पाई जाती है। गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से यह द्विगुणित होता है और पैरामीशियम में क्रोमोसोम्स की संख्या भी इसने बता रखी है कि पैरामीशियम में आगे जब कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा तब उसमें आ जाएगी 150 के आसपास इसमें क्या है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पैरामीशियम ओरिलिया का जो लघु केंद्रक होता है उसमें एक केंद्रिका पाई जाती है। पैरामीशियम कॉर्डिटिकम के लघु केंद्रक में कोई केंद्रिका नहीं पाई जाती है और इस लघु केंद्रक का कार्य केवल जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करने का होता है। अब नेक्स्ट संरचना के रूप में हम देखेंगे इसका कॉन्ट्रेक्टाइल अपैरेटस एंड बक्कल अपैरेटस। अमीबा, युगलिना से भिन्न प्रकार का कॉन्ट्रेक्टाइल अपैरेटस पैरामीशियम में देखने को मिलता है। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स पाई जाती है। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल अगले सिरे पे पाई जाती है जो एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल कहलाती है और दूसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल पिछले सिरे पे पाई जाती है जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल कहलाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल अपने चारों ओर लंबी, सक्रिय और तुर्कु आकार की 6 से 10 अरीय नलियों के द्वारा घिरी हुई रहती है। इन अरीय नालों को रेडियल केनाल्स भी कहते हैं और इनमें से पानी मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल में आता है, इसलिए इनको एफरेंट पल्सेटिंग केनाल्स भी कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में दूर तक फैली हुई होती है। यह कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल है, यह पल्सेटिंग एफरेंट पल्सेटिंग वेसिकल या एफरेंट पल्सेटिंग केनाल है जिसे हम रेडियल कहलाते हैं। यह साइटोप्लाज्म में दूर तक इसकी तुम्बकिया के रूप में फैली हुई होती है। प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल जो होती है पैरामीशियम की पृष्ठ सतह की पेलिकल के पास में स्थित होती है और वहां से इसमें एक स्थायी छिद्र के द्वारा जल जो है बाहर की ओर निकलता है। प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल का जो निर्माण होता है इसका ओरिजिन में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नलियों का निर्माण करती है जो नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स कहलाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर मिलकर के बनती है नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल और नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल जब आपस में मिल जाती है तो ये बनाती है फीडर केनाल और फीडर केनाल बनाती है रेडियल केनाल और रेडियल केनाल आकर के खुलती है मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स में और मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल पोर ऑफ इजेक्शन के माध्यम से पानी को बाहर निकालने का कार्य करती है। मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स में मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं जो इसके संकोचन के लिए उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर एक बात हम और करेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स जो होती है एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होती है। यानी एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल जब सिस्टोल में होगी तो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल डायस्टोल में होती है और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल जब डायस्टोल में होती है तो एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल सिस्टोल में होती है। ठीक इसी तरह इसकी जो रेडियल केनाल है जब डायस्टोल में होती है
तो ये मेन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल है वो सिस्टोल में होगी, और मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल जब डायस्टोल में होगी तो रेडियल केनाल जो होती है वो सिस्टोल में होती है। ये इनके कार्य करने का क्रम है। और जल का मार्ग मैंने आपको बता ही दिया है, नेफ्रिडियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल, फीडर कैनाल, रेडियल कैनाल, मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिक्यूल और पोर ऑफ इजेक्शन से बाहर की ओर निकल जाता है। अब इसके बाद आती है हमारे पास इसकी फूड वेहिक्यूल्स, और फूड वेहिक्यूल्स को हम कहते हैं फूड वेहिक्यूल्स को हम गैस्ट्रियोल्स कहते हैं। एंडोप्लाज्म में असंख्य असंकुचनशील खाद्य धानियां गति करती हुई पाई जाती है, जो हमने पैरामीशियम के डायग्राम में देखा था। इन खाद्य धान्यों का निर्माण जल की धारा के साथ बहकर के आए भोज्य पदार्थों के कण के द्वारा जल बक्कल कैविटी में घुस करके साइटोस्टोम से अंदर की ओर निकलते हैं, तब निर्माण होता है। ये एक निश्चित पथ में पहले पीछे फिर आगे की ओर गति करती हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली इन फूड वेहिक्यूल्स को वोल्कोवस्की ने गैस्ट्रियोल्स नाम दिया। फूड वेहिक्यूल का आकार अंतर्गत किए गए भोजन की प्रकृति और उसके परिमाण पर निर्भर करता है, और इसके आकार और परिमाण दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः यह आकार में गोल होती है। अब बात आ जाती है ओरल अपैरेटस की। इस डायग्राम में हमें इसका मुख्य उपकरण या ओरल अपैरेटस दिखाया गया है। पैरामीशियम की जो खांच होती है वो अधर तल पर पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है। नलीनुमा ये जो संरचना या मार्ग बनता है इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। वेस्टिब्यूल एक चौड़ी नालाकार बक्कल कैविटी में खुलता है, और मुख्य गुहिका या बक्कल कैविटी आगे गलट में खुलती है, जिसे हम साइटोफेरिंक्स कहते हैं। और साइटोफेरिंक्स का अंतिम जो अपर्चर होता है वो साइटोस्टोम कहलाता है। इन्हीं क्षेत्रों को, सारी चीज़ों को यदि हम देखें तो ये जो है ओरल ग्रूव वाला पोर्शन था। ओरल ग्रूव से ये अंदर की ओर चल करके आगे की ओर खुला, तो ये बक्कल कैविटी कहलाती है। बक्कल कैविटी का ये वाला जो पोर्शन है वो साइटोफेरिंक्स कहलाता है, और साइटोफेरिंक्स पीछे की ओर एक अपर्चर के द्वारा खुलता है जो साइटोस्टोम कहलाता है। अब ये नलीनुमा जो संरचना बनी है, जिसे हमने क्या कहा है, वेस्टिब्यूल का है, नालाकार कोष वेस्टिब्यूल की जो संरचना होती है, उस संरचना को सिकुड़ित होने से रोकने के लिए इसमें सीलियाओं की अनेक पंक्ति पाई जाती है। इसकी दाहिनी ओर की जो मेम्ब्रेन होती है ये रिब्ड होती है, मायोफिब्रिल्स के रिब्स इसमें पाए जाते हैं, और ये दाहिनी ओर के मेम्ब्रेन एंड ओरल मेम्ब्रेन कहलाती है। बाईं ओर की ओर देखें तो बाईं ओर 4-4 पंक्तियों की 3 रोज होती है। बाईं ओर 4-4 सीलियाओं की पंक्ति की 3 रोज होती है। इन 3 रोज को यदि हम देखें तो एक कहलाती है वेंट्रल पेनिक्यूलस, दूसरी कहलाती है डोर्सल पेनिक्यूलस, और तीसरी क्वाड्रुलस कहलाती है। क्वाड्रुलस नामक सीलियाओं की जो रो होती है वो सबसे बड़े आकार की होती है। तो हम कहते हैं कि इसके दाहिनी ओर तो एंडोरल मेम्ब्रेन है, और बाईं ओर 4-4 सीलियाओं की 3 रोज स्थित होती है, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब ये बात करता है कि दाहिनी ओर की जो संरचना थी एंडोरल मेम्ब्रेन, उसमें क्या पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है। ये रिब्स मायोफिब्रिल्स की बनी हुई होती है। इन फिब्रिल्स को नीमेडेस्मल फिब्रिल्स कहते हैं, नीमेडेस्मल बंडल्स ऑफ मायोफिब्रिल। ये साइटोस्टोम के समाप्त हो जाने के पश्चात पीछे की ओर तक निकले हुए होते हैं, और पीछे की ओर जब ये निकले होते हैं तो इनको पोस्ट ओरल फाइबर्स कहा जाता है। सामान्य काय पक्षमाओं की पंक्तियां जो है वेस्टिब्यूल को यह आश्रित किए हुए रहती है। अब लास्ट बात आ जाती है हमारे पास साइटोस्टोम की, जिसे हम साइटोप्रोक्ट की, जिसे साइटोपाइगी भी कहते हैं। पैरामीशियम के पिछले सिरे के निकट जहां साइटोस्टोम स्थित है, उस साइटोस्टोम से ही कुछ नीचे और
दाहिनी ओर हटकर एक्टोप्लाज्म या तनुत्वक पेलिकल का एक छोटा सा भाग जो होता है वो निर्बल हो जाता है। यह निर्बल भाग इसके मल के बाहर त्यागने के काम करता है, जिसको सेल एनस कहा जाता है। इसे ही साइटोपाइगी भी कहते हैं और साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। अभी तक ये ज्ञात नहीं हो सका है कि ये कसकर बंद होने वाला ओष्ठ युक्त स्थायी छिद्र है अथवा मल त्याग के समय बनने वाला एक अस्थायी अपर्चर है। पैरामीशियम की इंटरनल स्ट्रक्चर का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी हम देखेंगे क्या असाइनमेंट है इसमें। तो इसमें असाइनमेंट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ट्राइकोसिस्ट का वर्णन कीजिए। दूसरा है बक्कल सिग्नेचर एंड ड्रा इट्स स्ट्रक्चर। मुख्य सीलियाओं का वर्णन करते हुए इसका नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।